नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी जो हमारा एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को होगा, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज 6 अक्टूबर है, तो हमारे एग्ज़ाम को होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों। तो अपनी तैयारी को सही दिशा में और तेज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, ये हमारा आज का प्रैक्टिस नंबर 21 है, इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों। और आप लोग अपने आंसर, अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आज का है दोस्तों, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? दोस्तों, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? हमारे ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार। म्यांमार दोस्तों जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। और अगर हम बात करें दोस्तों नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू, बांग्लादेश की ढाका और अफ़गानिस्तान की दोस्तों काबुल और म्यांमार की नापीता दोस्तों म्यांमार की राजधानी है। और अगर हम सार्क देशों के सदस्य देशों की बात करें दोस्तों, अगर हम सार्क देशों के सदस्य देशों की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों कि सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो क्लास को बहुत आराम से और बहुत ध्यान से दोस्तों देखना। दोस्तों, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दोस्तों, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और सार्क की अगर स्थापना की बात करें तो 1985 में ढाका में हुई थी। और दोस्तों, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें 7 सदस्य देश थे, 7 थे। और 2007 में अफगानिस्तान को संगठन का 8वां सदस्य देश बनाया गया। दोस्तों, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और जब स्थापना हुई थी तब इसमें 7 सदस्य देश थे, लेकिन 2007 में अफगानिस्तान को इस संगठन का 8वां सदस्य बनाया गया और वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य देश हैं। दोस्तों, इसमें 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो मालदीव है, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत। दोस्तों, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत ये सार्क के सदस्य देश हैं। और अगर इनको याद करने की ट्रिक दोस्तों ये है कि एमबीबीएस पानी दोस्तों, एम से हो जाएगा मालदीव, एम से हो जाएगा दोस्तों मालदीव। और अगर बी की बात करें तो भूटान, और दूसरे बी की बात करें तो बांग्लादेश, और एस से हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। तो एमबीबीएस से दोस्तों मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और पानी से दोस्तों पाकिस्तान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, एन से दोस्तों नेपाल और आई से इंडिया। तो दोस्तों, सार्क के सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक है एमबीबीएस पानी। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, इंडिया, ये 8 देश 8 देश दोस्तों सार्क के सदस्य देश हैं। और सार्क की अगर स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1985 में, और इसका मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, सत्रिया जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? हमारे ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर बात करें हम शास्त्रीय नृत्य की तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। और दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य जो सत्रिया है वो किस राज्य का है, तो हमारा राइट आंसर असम हो जाएगा। दोस्तों, असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। और अगर बात करें हम दोस्तों केरल की, तो केरल की आप जानते हैं कथकली और मोहिनीअट्टम जो ये 2 शास्त्रीय नृत्य हैं वो केरल के हैं। और दोस्तों, तमिलनाडु की आप जानते हैं, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का है, और असम का सत्रिया। उसके बाद दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का दोस्तों है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तो दोस्तों, केरल के हो गए कथकली, मोहिनीअट्टम 2, तीसरा हमारा तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम, चौथा असम का हो जाएगा सत्रिया, और 5वां दोस्तों आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी, और छठा दोस्तों मणिपुर का हो जाएगा मणिपुरी होगा। और
सातवां दोस्तों ओडिशा का ओडिसी, ओडिशा का ओडिसी। और दोस्तों उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो हमारे ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, हमने आपको सभी बता दिए हैं कि कौन से किस राज्य के हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों लानोज घास के मैदान जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, किस देश में पाए जाते हैं? हमारे ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, वेनेजुएला। दोस्तों आप जानते हैं कि लानोज घास के मैदान जो हैं वो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वेनेजुएला। और और दोस्तों अगर बात करें हम यूरोप की, तो यूरोप में घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। स्टेपी, स्टेपी घास के मैदान जो हैं वो यूरोप में पाए जाते हैं। और अगर हम दोस्तों बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं कि डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को दोस्तों डाउन्स कहा जाता है। और अगर हंगरी की बात करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हंगरी के मैदानों को पुस्ताज, दोस्तों हंगरी के मैदानों को पुस्ताज कहा जाता है। और वेनेजुएला जो दोस्तों लानोज। और अगर बात करें दोस्तों अफ्रीका के मैदानों की, अफ्रीका के घास के मैदानों की, तो सवाना कहे जाते हैं, सवाना कहे जाते हैं अफ्रीका के घास के मैदान। और दोस्तों अर्जेंटीना, अर्जेंटीना आप जानते हैं अर्जेंटीना का हृदय पंपास, पंपास को दोस्तों अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। यानी घास के मैदान जो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं उन्हें पंपास कहा जाता है। और दोस्तों उसके बाद एक और घास का मैदान मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेरीज। प्रेरीज आप लोग जानते होंगे कि प्रेरीज ये कहाँ का है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का दोस्तों प्रेरीज है। और लानोज कहाँ के हैं दोस्तों, तो वेनेजुएला। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जायकावाड़ी परियोजना हमारे ऑप्शन है चिनाब नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो दोस्तों ये जो जायकावाड़ी परियोजना है आप लोग बताइए कि किस नदी पर है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी पर जायकावाड़ी परियोजना है। और दोस्तों आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम जो 24 अगस्त 2021 में हुआ था उसमें सलाल विद्युत परियोजना जो थी वो आई थी। और आप जानते हैं कि सलाल जो है वो चिनाब नदी पर है। और दोस्तों अगर चिनाब नदी की बात करें तो तुलबुल परियोजना भी चिनाब नदी पर है, दुलहस्ती भी चिनाब नदी पर है। और उसके बाद अगर बागलहार परियोजना की बात करें तो बागलहार भी है। दोस्तों तुलबुल, दुलहस्ती, बागलहार और सलाल ये चिनाब नदी पर हैं। और गोदावरी पर आप जानते हैं कि जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। और गोदावरी नदी पर दोस्तों एक और परियोजना है पोचमपाद, पोचमपाद परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर है। और दोस्तों कृष्णा नदी पर अगर बात करें हम, तो कृष्णा नदी पर दोस्तों नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर है दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पाखाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पाखाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है मिजोरम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड। दोस्तों आप लोग बताइए कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाखाल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है। दोस्तों तेलंगाना में पाखाल वन्यजीव अभयारण्य है। अगर बात करें हम झारखंड की, तो झारखंड में आप जानते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है पलामू, पलामू या बेतला, झारखंड में है पलामू या बेतला, पलामू या बेतला। और दोस्तों एमपी आप जानते हैं इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। और अभी दोस्तों नामीबिया से 8 चीते कूनो नेशनल पार्क एमपी में लाए गए हैं। कूनो नेशनल पार्क एमपी में 8 चीते लाए गए हैं। तो दोस्तों एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों किस देश से चीते भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? तो नामीबिया से लाए गए हैं और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो दोस्तों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हमारा किस ऋग्वेद के किस मंडल में है? हमारे ऑप्शन है तीसरे, 9वें, 10वें और दूसरे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरे मंडल में। दोस्तों आप जानते हैं कि ऋग्वेद जो है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद जो है वो सूर्य देवता तथा सावित्री को समर्पित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। उसके बाद अगर हम दोस्तों 9वें मंडल की बात करें तो 9वें मंडल में दोस्तों देवता सोम का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख दोस्तों 9वें मंडल में है। और 10वें मंडल में दोस्तों पुरुष सूक्त का उल्लेख है। पुरुष सूक्त, दोस्तों पुरुष सूक्त का उल्लेख 10वें मंडल में है। और दोस्तों पुरुष सूक्त इसके अनुसार अगर बात करें तो 4 वर्ण हैं। दोस्तों पुरुष सूक्त के अनुसार अगर बात करें तो 4 वर्ण हैं। और जिनमें बात करें तो ब्राह्मण, दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों वैश्य,
वैश्य हो जाएगा, और उसके बाद में दोस्तों शूद्र। ये पुरुष सूक्त जिसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, इसके अनुसार 4 वर्ण हैं। और दोस्तों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, और इस दोस्तों गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता तथा सावित्री को समर्पित है, और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मुगल वंश की राजकीय भाषा क्या थी। दोस्तों आप जानते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, और इसने मुगल वंश की स्थापना दोस्तों 1526 ईस्वी में की थी। 1526 ईस्वी में इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों अगर राजकीय भाषा की बात करें तो मुगल वंश की राजकीय भाषा फारसी थी। अगर दोस्तों बाबर की बात करें तो बाबर की राजकीय भाषा तुर्की थी। बाबर की राजकीय भाषा तुर्की थी, जबकि अगर मुगल वंश की बात करें तो हमारा राइट आंसर फारसी हो जाएगा। फारसी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और दोस्तों हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा दोस्तों कभी ना कहना। हिंदी जो है वो राजकीय भाषा है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। दूसरी राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की उर्दू है। दोस्तों उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि साइमन कमीशन किस गवर्नर जनरल के समय भारत आया। दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस गवर्नर जनरल के समय भारत आया। तो हमारे ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों आप जानते हैं कि साइमन कमीशन जो था वो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, जब लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल था उसके शासनकाल में भारत आया था। और अगर हम बात करें कि ये कब आया था तो दोस्तों साइमन कमीशन हमारा 3 फरवरी 1928 को दोस्तों बॉम्बे पहुंचा था। दोस्तों बॉम्बे यानी बम्बई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। और उस समय गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड इरविन था। और उसके बाद दोस्तों अगर लॉर्ड डलहौजी, आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी इसने दोस्तों राज्य हड़प नीति या व्यपगत की नीति अपनाई थी दोस्तों। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। और अगर लॉर्ड डलहौजी के दोस्तों शासनकाल की बात करें तो ये दोस्तों गवर्नर जनरल रहा था 1848 से 56 तक। उसके बाद दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन, इसके समय दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और इसी के समय दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था। और इसका टाइम पीरियड दोस्तों 1931 से 36 तक रहा। उसके बाद दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो दोस्तों, इसके समय में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत कब आया था तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और दोस्तों इसी के समय भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो दोस्तों उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो था। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई, हमारे ऑप्शन है 19 मार्च 1919, 19 अक्टूबर 1919, 13 अप्रैल 1919, 4 फरवरी 1922। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और अगर 19 मार्च 1919 की बात करें तो आप जानते हैं कि रोलेट एक्ट, दोस्तों रोलेट एक्ट जो था, रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को भारत आया था, रोलेट एक्ट। और दोस्तों इसे ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून कहा गया, और इसे काला कानून भी कहा गया। रोलेट एक्ट लागू हुआ था दोस्तों 19 मार्च 1919 को। उसके बाद दोस्तों अगर 19 अक्टूबर 1919 की बात करें तो 19 अक्टूबर 1919 को दोस्तों खिलाफत दिवस मनाया गया था 19 अक्टूबर 1919 को। और 4 फरवरी 1922 आप जानते हैं कि चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, हमारे ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और अगर हम बात करें ज्योतिबा फुले की तो इनकी दोस्तों एक फेमस पुस्तक है गुलामगिरी इनकी एक फेमस पुस्तक है दोस्तों गुलामगिरी। और दोस्तों इन्होंने बालिका विद्यालय की भी स्थापना की है। दोस्तों ज्योतिबा फुले ने बालिका विद्यालय की भी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। और अगर हम बात करें दोस्तों केशव चंद्र सेन की तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। और राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, हमने
पिछले जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनमें हर वीडियो में लगभग राजा राम मोहन राय के बारे में जिक्र हुआ है। तो हमने बताया है आपको कि दोस्तों राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की और ब्रह्म समाज की स्थापना की। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की थी। उसके बाद दोस्तों अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो दोस्तों अगर गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, दोस्तों राइट आंसर हमारा है ज्योतिबा फुले। और अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और इनका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और कब की? 1905 में। दोस्तों 1905 की घटना एक ये है कि बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था दोस्तों। तो 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की और ये दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? दोस्तों जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक दोस्तों नई और पुरानी। तो पुरानी जलोढ़ मृदा, हमारा क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है खादर, रेगुर, बांगर या लेटेराइट। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों पुरानी जो जलोढ़ मृदा है उसको बांगर कहा जाता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। ये दोस्तों नई जलोढ़ मृदा है और इसे खादर कहा जाता है। और दोस्तों रेगुर काली मृदा को कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुर किसे कहा जाता है? तो काली मृदा को। और दोस्तों अगर लेटेराइट की बात करें तो लेटेराइट एक प्रकार की मृदा है और इसमें दोस्तों काजू चाय की खेती बहुत अच्छी होती है और इसमें दोस्तों आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। लेटेराइट में दोस्तों आयरन और सिलिका की बहुलता होती है या अधिकता होती है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है? दोस्तों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 63। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 67। अनुच्छेद 67 में दोस्तों उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में उल्लेख किया गया है। और दोस्तों अगर बात करें हम अनुच्छेद 66 की तो उपराष्ट्रपति के लिए दोस्तों निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन या निर्वाचक मंडल का। और उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 65 की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 65 में उल्लेख किया गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक दोस्तों वो राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य कर सकता है। और दोस्तों अगर अनुच्छेद 63 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 63 में। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? हमारा ऑप्शन है महाधिवक्ता, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। और दोस्तों अगर संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में दोस्तों 76 महान्यायवादी का उल्लेख है। और दोस्तों इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और अगर दोस्तों महाधिवक्ता की बात करें तो दोस्तों ये राज्य सरकार का प्रथम या कहा जाए सर्वोच्च कानून अधिकारी या विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और दोस्तों अगर बात करें इसका उल्लेख तो अनुच्छेद 165 में है। दोस्तों संविधान में अनुच्छेद 165 जो है वो महाधिवक्ता का उल्लेख करता है। और महालेखा परीक्षक दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख 148 से 151 तक है। अनुच्छेद में 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है और इसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों महान्यायवादी और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? दोस्तों हमारा क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? हमारे ऑप्शन है 71वें, 21वें, 92वें और या 69वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप जानते हैं कि सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था। तब दोस्तों सिंधी को भाषा के रूप में जोड़ा गया था। और दोस्तों अगर वर्तमान की बात करें तो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। और दोस्तों
अगर 71वें संविधान संशोधन की बात करें तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। दोस्तों हमने संविधान की क्लास में आपको बताया था कि इसमें 3 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई, तो नमक दोस्तों, यानी नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि 92 संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो दोस्तों 4 हमने आपको बताया था कि महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला दोस्तों, या बोर्ड मास से ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे मैथिली, महेंद्र से मैथिली हो जाएगा, और दोस्तों धोनी से हो जाएगा डोंगरी, और बल्ला हो जाएगा दोस्तों बोडो, और महेंद्र सिंह से हो जाएगा संथाली। तो मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो, ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई, और वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। और दोस्तों अगर 69वें संविधान संशोधन की बात करें तो 69वां संविधान संशोधन दोस्तों 1991 में हुआ था, 1991 में, और इससे दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में दिया गया। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक रंग, हमारे ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, लाल, हरा, नीला, ये हमारे प्राथमिक रंग है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्या अनुपात होता है। दोस्तों अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्या अनुपात होता है। हमारे ऑप्शन है 1:3, 3:1, 2:3, 3:2। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 3:1 अम्लराज में। और दोस्तों अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहा जाता है, एक्वारेजिया भी कहा जाता है दोस्तों, अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहा जाता है। और इसका अनुपात दोस्तों 3:1 के अनुपात में होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे ऑप्शन है आग्नाशय, यकृत, अधिवृक्क, पित्ताशय। दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है, और अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ की बात करें तो आग्नाशय हो जाएगा। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ आग्नाशय है, और सबसे बड़ी यकृत यानी लीवर। दोस्तों लीवर, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। और उसके बाद दोस्तों यकृत से ही पित्त रस स्रावित होता है। दोस्तों यकृत से ही पित्त रस स्रावित होता है। और अगर यकृत की बात करें तो दोस्तों इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है, 1.5 से 2 किलोग्राम इसका वजन होता है यकृत का या लीवर का। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है HIV वायरस की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। दोस्तों HIV वायरस की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट। दोस्तों एलिसा टेस्ट जो है वो HIV वायरस की जांच के लिए किया जाता है, और विडाल टेस्ट दोस्तों टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और दोस्तों अगर बात करें महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, मध्य प्रदेश की भोपाल, और तेलंगाना की दोस्तों हैदराबाद। तो दोस्तों तेलंगाना की हैदराबाद, मध्य प्रदेश की भोपाल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और महाराष्ट्र की मुंबई है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि लेबनान की राजधानी क्या है। दोस्तों लेबनान की राजधानी क्या है, हमारे ऑप्शन है हनोई, त्रिपोली, बेरूत, अंकारा। हनोई, त्रिपोली, बेरूत, अंकारा। दोस्तों अगर बात करें लेबनान की राजधानी की तो बेरूत लेबनान की राजधानी है। हनोई दोस्तों ये वियतनाम की राजधानी है, वियतनाम की राजधानी दोस्तों हनोई है, वियतनाम। और अगर त्रिपोली की बात करें तो दोस्तों त्रिपोली लीबिया की राजधानी है, त्रिपोली लीबिया की राजधानी है दोस्तों, लीबिया, त्रिपोली या हून लीबिया की राजधानी है। और उसके बाद दोस्तों जो अंकारा है, अंकारा जो है वो तुर्की की राजधानी है, तुर्की। दोस्तों यूरोप का मरीज तुर्की की राजधानी अंकारा है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है नेस्काम की वर्तमान अध्यक्ष हैं। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है कि नेस्काम की वर्तमान कौन अध्यक्ष हैं। तो हमारे ऑप्शन है माधवीपुरी बुच, धरती बनर्जी, रेखा मेनन, लिज ट्रस। दोस्तों आप जानते हैं कि नेस्काम की वर्तमान अध्यक्ष, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रेखा मेनन है। और अगर माधवीपुरी बुच की बात करें तो दोस्तों माधवीपुरी बुच सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। धरती बनर्जी दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं। और लिज ट्रस दोस्तों ब्रिटेन की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, लिज ट्रस। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, हमारे ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जुलाई। तो दोस्तों 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 22 मार्च की तो जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जल संरक्षण दिवस दोस्तों। और 22 अप्रैल को, आप 22 अप्रैल को जानते हैं दोस्तों पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, हमारे ऑप्शन है रैम, रोम, CPU, CD रोम। दोस्तों CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है,
तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा सीपीयू को। और अगर इसकी दोस्तों फुल फॉर्म बताएं सीपीयू की, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों अगर रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है। और रोम की दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रोम का है। और सीडी रोम दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी रोम है। उसके बाद दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्थशास्त्र के पितामह एडम स्मिथ। दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हमने बहुत अच्छे से आप विश्लेषण करके आपको बताया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।